डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर 3 में हम शुरू कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स। स्क्रू एंड बोल्ट्स की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, इसमें ये कंटेंट्स हैं। डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स के इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप। सबसे पहला तो हम इसका अध्ययन करेंगे कि जब हम स्क्रू लगा रहे हैं, कस रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इनिशियल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, कि उस स्क्रू में एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण कौन कौन से उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस, कि यह जब दोनों इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस है और स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस है, तो ये दोनों जब कंबाइन हो तब एक तो स्क्रूइंग का टाइम और दूसरा इनिशियल स्ट्रेस जब उसको कसते हैं तो उसमें जो सेटअप होता है इनिशियल स्ट्रेस वो, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण यदि कोई उसमें स्ट्रेस आ रहा है, तो यदि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उस वक्त क्या स्ट्रेस रहेगा बोल्ट के ऊपर या स्क्रू के ऊपर, ये तीसरे टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। चौथा टॉपिक है बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बोल्ट्स की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कि उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैसे रहती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हम अध्ययन करेंगे। देन इसके बाद में पांचवा टॉपिक रहेगा स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू थ्रेड्स के बारे में जानकारी, इनका डेजिग्नेशन कैसे होता है और इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद में टॉपिक रहेगा डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू की डिज़ाइनिंग, कि पावर स्क्रू को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। देन लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। फिर है रेफरेंसेस। अब हम सर्वप्रथम पहला टॉपिक लेते हैं स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग, कि जब स्टैटिक लोड हो, स्थिर लोडिंग है स्क्रू का या बोल्ट के ऊपर, तब स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टनिंग, तो जब हम स्क्रू को कस रहे हैं उस कसते वक्त उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, कौन कौन से प्रतिबल उसमें पैदा होते हैं। नाउ फॉलोइंग स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग। स्थिर लोड यदि उसके ऊपर है और हम उसको कस रहे हैं स्क्रू को, तो स्क्रू को कसते समय निम्न स्ट्रेसेस या निम्न प्रतिबल उसमें पैदा होते हैं। पहला, इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस, कि जब हम स्क्रू को कस रहे हैं तो कसने के कारण उस बोल्ट के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। ये इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हैं, इसको विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे। इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस, कि जब हम उसको कस रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं या इनिशियल स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं। देन स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जब स्टैटिक लोडिंग में कोई बाहरी फोर्स यदि उसमें लग रहा है, तो स्क्रू या बोल्ट पर जब कोई बाहरी बल लगता है तब उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस या प्रतिबल पैदा होते हैं। तो स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसमें कौन कौन से प्रतिबल पैदा हुए। और तीसरा है इसका स्ट्रेस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस 1 एंड 2, मतलब इंटरनल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस और देन स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। इन दोनों के कारण, इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ भी लग सकते हैं, तो ये दोनों जब एक साथ लग रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्स, ठीक है, एक तो कस रहे हैं तब उसमें जो एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दोनों यदि एक साथ हों कि कस भी रहे और उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, दोनों के कारण, कि हमने स्क्रू को कस दिया है, कस रहे हैं तो उसमें एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसके अलावा उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों एक साथ भी लग सकते हैं। तो इसका जब कॉम्बिनेशन हो दोनों स्ट्रेसेस का, पहला वाला और दूसरा, तब उसमें स्ट्रेस कैसा होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इनिशियल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस।
कि जब हम किसी स्क्रू को या बोल्ट को कसते हैं तो कसते वक्त उसमें जो आंतरिक प्रतिबल पैदा होते हैं बोल्ट के अंदर, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उसके थिकनेस डायमीटर पे क्या इफेक्ट होगा। नाउ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन ए बोल्ट एंड स्क्रू व्हेन इट इज स्क्रूड अप टाइटली। अब ये निम्न स्ट्रेसेस प्रतिबल हैं और इंड्यूस्ड इन ए बोल्ट, जो कि बोल्ट में पैदा होते हैं। बोल्ट या स्क्रू के अंदर ये स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं व्हेन इट इज स्क्रूड अप टाइटली, जब हम इस स्क्रू को टाइटली कसते हैं, दृढ़ता से इसको जब कसते हैं तो इसमें निम्न स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट्स, कि जब बोल्ट को हमने कस दिया किसी जगह पर, तो बोल्ट को कसने पर इस बोल्ट के अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट, बोल्ट के खिंचाव, बोल्ट में खिंचाव के कारण बोल्ट को हमने कस दिया, अब बोल्ट में खिंचाव पैदा हो गया, तो जो खिंचाव पैदा हुआ उसके कारण एक उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तनाव प्रतिबल पैदा होगा, क्योंकि बोल्ट में खिंचाव पैदा हो गया। नाउ बोल्ट्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, और ये जो बोल्ट्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। प्रत्यक्ष टेंसाइल तनन प्रतिबल जो होता है वो उसके बेसिस पर, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के बेसिस पर हम बोल्ट्स को डिजाइन करते हैं विथ ए लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द इनडिटरमाइंड स्ट्रेसेस, इन ऑर्डर टू अकाउंट, ये पता ना लगाने के फॉर इनडिटरमाइनेट स्ट्रेसेस, क्योंकि इसमें कई तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, तो इन स्ट्रेसेस के कारण हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं। द इनिशियल टेंशन इन ए बोल्ट, अब इसमें जब हमने इसको बोल्ट को कस रहे हैं तो इसमें इनिशियल टेंशन कितना हो रहा है, प्रारंभिक तनाव कितना पैदा हुआ है इसमें, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने ये देखा है, ये देखा गया है, मे बी फाउंड बाय द रिलेशन, ये रिलेशन आया कि PI इनिशियल टेंशन PI इज इक्वल टू 2840 टाइम्स ऑफ डायमीटर D ऑफ द बोल्ट या नट स्क्रू। तो स्क्रू का डाया है या बोल्ट का जो डाया है D, उसका 2840 गुना ये इनिशियल टेंशन उसमें क्रिएट होता है जब हम बोल्ट को कसते हैं या स्क्रू को कसते हैं। और ये न्यूटन में है, इसका यूनिट है न्यूटन इन SI यूनिट्स, SI यूनिट्स में हम इसको न्यूटन में लेंगे। इसी प्रकार यदि KGF MKS यूनिट में ले तो MKS यूनिट में इसका यूनिट होगा KGF। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 284 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्क्रू या बोल्ट। डी इज द डायमीटर ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट या नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्क्रू। तो जब बोल्ट को हम कस रहे हैं तो उसका नॉमिनल डायमीटर D है, और नॉमिनल डायमीटर जो D है उसका 284 गुना हो जाएगा इनिशियल टेंशन। ये देखने में आया है बाई एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर PI हो जाएगा 284D KGF इन MKS यूनिट। नाउ वेयर PI इज द इनिशियल टेंशन इन ए बोल्ट, बोल्ट में जो प्रारंभिक तनाव है वो है PI, और D इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो स्मॉल d है। नाउ अबव रिलेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए जॉइंट फ्लूइड टाइट एज स्टीम इंजन, और ये वाला जो रिलेशन है ये फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए काम में लिया जाता है। जैसे स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन में उसके पार्ट्स को टाइट करने के लिए जब बोल्ट्स लगाते हैं तो उसमें किसी तरह का स्टीम का लीकेज नहीं हो, तब इस तरह का एक बोल्ट में टेंशन क्रिएट इनिशियल टेंशन होता है, क्योंकि उसको इतना कसते हैं कि उसमें कसने से ही जो इनिशियल टेंशन है वो इतना PI इक्वल टू 2840 टाइम्स ऑफ डायमीटर इन न्यूटन ये हो जाता है, और 284 टाइम्स ऑफ डायमीटर इन KGF। नाउ व्हेन द जॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज टाइट एज फ्लूइड टाइट जॉइंट, लेकिन यदि जहाँ पर बोल्ट को हम कस रहे हैं वो इतना टाइट
नहीं है, वो इक्विपमेंट या मशीन या जो सिस्टम है जिसको हम टाइट कर रहे हैं, जहाँ पर हम बोल्ट को लगा रहे हैं, वो वहाँ पर इतने टाइट की आवश्यकता नहीं है एज फ्लूइड टाइट जॉइंट। जैसे कि फ्लूइड टाइट जॉइंट हमने जो स्टीम इंजन में किया है, उस तरह का कोई फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं चाहिए और केवल सिंपल जॉइंट करना है। तो उस केस में हम जो इनिशियल टेंशन है वो उसमें क्रिएट होगा 1420 ऑफ डी। जो बोल्ट का डायमीटर डी है, उस डी का 1420 गुना होगा इन न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन होगा। ये वैल्यू जो है ये ऊपर वाली वैल्यू की हाफ है, 2840 है, 40 इंटू डी, इसका ये हाफ हो गया 2420 डी। क्योंकि ये फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं है, ये सिंपल जॉइंट है, तो इसलिए इसमें इनिशियल टेंशन जो होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं कसेंगे, और तब इसलिए इसमें इनिशियल टेंशन जो होगा वो 1420 का होगा। जबकि ऊपर वाले में फ्लूइड टाइट जॉइंट है, इसलिए उसका इनिशियल टेंशन 2840 डी इंटू डी होगा। नाउ स्मॉलर डाया बोल्ट, यदि जैसे छोटे डायमीटर के बोल्ट हैं लेस देन M16 और M18, M16 मतलब मैट्रिक थ्रेड है और उसका जो डायमीटर है वो 16 का है, या M18, तो इससे जो छोटे हैं 18 mm से छोटे जो थ्रेड्स हैं, वो जो छोटे बोल्ट हैं इस डायमीटर से 16 या 18 डायमीटर से जो कम डायमीटर के जो बोल्ट्स हैं, स्मॉल डायमीटर बोल्ट्स हैं, में फेल ड्यूरिंग टाइटनिंग। तो ये ऐसे जो बोल्ट्स हैं उनकी चूँकि स्ट्रेंथ कम होती है तो वो टाइटनिंग के टाइम पर टूट सकते हैं। देयरफॉर स्मॉल डायमीटर बोल्ट नॉट परमिटेड इन मेकिंग फ्लूइड टाइट जॉइंट। इसलिए जो स्मॉल डायमीटर, कम डायमीटर के जो बोल्ट होते हैं वो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए परमिसिबल नहीं, परमिटेड नहीं है, उनको काम में नहीं लिया जाता है। कम डायमीटर के जो बोल्ट हैं M16 या M18 से कम डायमीटर के, जैसे 16 mm डायमीटर के बोल्ट हैं, उससे कम के जो बोल्ट हैं, डायमीटर के बोल्ट हैं, तो उन बोल्टों को फ्लूइड टाइट जॉइंट में हम काम में नहीं लेते हैं। नाउ इफ द बोल्ट इज नॉट इनिशियली स्ट्रेस्ड, यदि जो बोल्ट है वो इनिशियली स्ट्रेस्ड नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई पहले से स्ट्रेस नहीं है, देन द मैक्सिमम सेफ एक्सियल लोड, तो उसमें अधिकतम सुरक्षित अक्षीय लोड कितना होगा, तो ये P है सेफ एक्सियल लोड। दिस इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बॉटम ऑफ द थ्रेड। बॉटम ऑफ द थ्रेड का मतलब है उसके कोर पे, कोर डायमीटर पे, या उसके जो बॉटम है, जो बोल्ट का बॉटम है, अंदर थ्रेड के अंदर जो बॉटम है, वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेफ एक्सियल लोड विल बी इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस मीन्स कि जो मटेरियल है, बोल्ट का जो मटेरियल है, सपोज माइल्ड स्टील का बना हुआ है बोल्ट, तो उस मटेरियल का परमिसिबल स्ट्रेस, अनुज्ञेय प्रतिबल कितना है, वो ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बॉटम ऑफ द थ्रेड। ये जो बोल्ट है, बोल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है रूट पर, दिस इज द स्ट्रेस एरिया, ये स्ट्रेस एरिया है। इस स्ट्रेस एरिया से जब हम परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर स्ट्रेस एरिया बाय द टेबल, स्ट्रेस एरिया या तो टेबल से ले सकते हैं, और बाय यूजिंग रिलेशन, या रिलेशन से स्ट्रेस एरिया का जो रिलेशन है इससे हम निकाल सकते हैं। ये क्या रिलेशन है, π/4 इंटू dp प्लस dc बाई 2 का स्क्वायर।
dp is the pitch dia of the bolt और dc is the core dia of the bolt। इन दोनों का एवरेज निकाल लिया डिवाइड बाई 2 करके, इसका स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, दिस इज द स्ट्रेस एरिया, कि जहाँ पर कि स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेस एरिया ये हो गया। अब इस स्ट्रेस एरिया से परमिसिबल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम सेफ एक्सियल लोड आ जाएगा। नाउ वेयर डीपी इज द पिच डाया एंड डीसी इज द कोर डाया और माइनर डाया, मिनिमम डाया जो है। दूसरा है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस caused by the frictional resistance of the threads during its tightening। Now टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, अब बोल्ट में जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होता है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है caused by the frictional resistance, ये प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ऑफ द थ्रेड्स के फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण ड्यूरिंग इट्स टाइटनिंग। जब हम किसी बोल्ट को कसते हैं नट में या किसी बॉडी में कहीं पर भी हम उसको जब कसेंगे तो जिधर हम कस रहे हैं वहाँ के थ्रेड और बोल्ट के थ्रेड ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ये फ्रिक्शन के कारण एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा। उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से इसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। बोल्ट के मटेरियल में एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द थ्रेड्स ड्यूरिंग इट्स टाइटनिंग। तो यहाँ पर जब हम बोल्ट को टाइट कर रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है बोल्ट्स में, तो उससे यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। नाउ दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द टॉर्शन इक्वेशन। अब ये हमें टॉर्शन इक्वेशन से ज्ञात होता है। दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टॉर्शन इक्वेशन। अब हमने ये जो टॉर्शन इक्वेशन है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है, इस टॉर्शन इक्वेशन को लेते हैं क्योंकि हमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मालूम करना है। तो यहाँ पर टॉर्शन इक्वेशन है हमारे पास T अपॉन J इजकल टू टाउ अपॉन R। T क्या है? T इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन द बोल्ट T, और J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बोल्ट मटेरियल, और टाउ इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल टाउ। देन R इज द रेडियस ऑफ द बोल्ट। तो ये इक्वेशन लेकर के हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं टाउ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इजकल टू T अपॉन J इंटू R। ये R को हमने ऊपर ले गए तो ये हो गया हमारे पास टाउ इजकल टू T अपॉन J इंटू R, टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू रेडियस ऑफ द बोल्ट, दैट इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। J की वैल्यू होती है पाई बाई 32 इंटू DC की पावर 4, और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये है DC बाई 2, कोर डायामीटर ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाई 2, तो ये इसका रेडियस हो गया। DC अपॉन 2 इज द रेडियस ऑफ द बोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आएगा ये 16T अपॉन पाई DC की पावर 3। 16T अपॉन पाई DC की पावर 3 इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस caused by the frictional resistance of the threads during its tightening. Now here tau is the torsional shear stress, T is the torque applied, and DC is the minor or core diameter of the thread. तीसरा स्ट्रेस इसमें डेवलप होता है शियर स्ट्रेस। जब बोल्ट को कसते हैं तो इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है अक्रॉस द थ्रेड्स के बीच में। जो थ्रेड्स एक दूसरे पर मिलते हैं वहाँ पर इनके जो रूट है उस रूट का जो एरिया है वहाँ पर शियर स्ट्रेस कितना हो रहा है
अक्रॉस द थ्रेड्स पर। तो उस जगह पर शियर स्ट्रेस कितना है ये निकालने के लिए द एवरेज थ्रेड शेयरिंग एरिया फॉर द स्क्रू के लिए देखते हैं पहले, तो फिर बाद में नट के लिए देखेंगे। पहला द एवरेज थ्रेड शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द स्क्रू का एवरेज थ्रेड शेयरिंग एरिया कितना है, एवरेज थ्रेड शेयरिंग स्ट्रेस कितना है, पहले तो वो देखें। शेयर स्ट्रेस निकालें तो ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ इज इक्वल टू लोड अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है पाई डी सी या 2 पाई आर जो है, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर सी ये परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, पूरा सर्कमफ्रेंस है। कौन सा? अंदर में, जहां पर कि रूट में थ्रेड का पूरा एरिया है। ये तो सर्कमफ्रेंस हो गई। और बी जो है उसकी जो थ्रेड है उसकी विड्थ है। तो ये पूरा एरिया हो गया एक थ्रेड का एरिया। ये तो 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस होगी थ्रेड की, पाई डी सी जो है वो सर्कमफ्रेंस है थ्रेड की, और बी जो है वो थ्रेड की विड्थ है। विड्थ जो थ्रेड है उसकी जो चौड़ाई है वो है बी। तो इस सर्कमफ्रेंस से इस चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिंग एरिया आ गया। अब इस रिंग एरिया को, ये तो एक थ्रेड का एरिया है पाई डी सी इंटू बी, ये तो एक थ्रेड का एरिया है। और यदि उसमें n थ्रेड लगे हुए हैं, उस बोल्ट में नंबर ऑफ थ्रेड्स n है, तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल सिलिंड्रिकल एरिया या टोटल थ्रेड एरिया हो गया जहां पर कि शियर फोर्स लग रहा है, जिससे कि शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो पूरा एरिया हो गया पाई डी सी इंटू बी इंटू एन, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द थ्रेड सेक्शन एट द रूट। रूट में जो थ्रेड है उसकी जड़ में जो थ्रेड सेक्शन है, विड्थ है जो थ्रेड की, वो है बी। तो यहाँ पर परिधि को बी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सिलिंड्रिकल एरिया आ गया, एक रिंग का सिलिंड्रिकल एरिया हो गया ये। अब ये रिंग का जो सिलिंड्रिकल एरिया है उसको हमने नंबर ऑफ थ्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया कि उसमें n नंबर ऑफ थ्रेड्स जो एंगेज्ड हैं उसी पे उस फोर्स लग रहा है। तो वहाँ पर जब इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल शेयर स्ट्रेंथ आ गई है, टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो ये जो टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ है इसको जब हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर एरिया, ये जो टोटल शेयर एरिया है, इस टोटल शेयर एरिया को जब इस शेयर स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये टाउ इंटू पाई डी सी बी एन, ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो गई। और ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी? लोड पी के बराबर है। जो पी उस पर एक्सियल लोड लग रहा है या जो पी लोड लग रहा है उसके बराबर होगी। तो यहां पर P is equal to tau into pi dc B into n. Now the average thread shearing stress for the nut. अब नट के लिए कंसिडर करते हैं। ये तो हमने स्क्रू के लिए लिया, और स्क्रू के लिए लिया तो स्क्रू में जो डायामीटर लिया हमने, सर्कमफ्रेंस ली वो पाई डीसी ली, और इसमें डायामीटर लिया डीसी, कोर डाया, मिनिमम डायामीटर। और यहाँ नट में हम जो डायमीटर है वो बाहर वाला डायमीटर ले लेंगे उसका, क्योंकि नट बाहर की तरफ होता है। तो जब नट बाहर की तरफ होता है तो उसका जो डायमीटर होगा वो डी होगा। तो यहाँ पर एवरेज थ्रेड शेयरिंग स्ट्रेस टाउ विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। थ्रेड एरिया, थ्रेड का वो एरिया जहाँ पर कि शियर फोर्स लग रहा है या शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पर ये पाई डी
या 2πr, तो नट की जो थ्रेड की सर्कमफ्रेंस है वो है ये, और b जो थ्रेड है उसकी विड्थ है। तो ये टोटल थ्रेड जो है उसका एरिया हो गया पाई डी इंटू बी, मतलब टोटल रिंग एरिया, थ्रेड का रिंग एरिया नट में। और ये तो एक एरिया हुआ, और यदि उसमें n थ्रेड्स लगे हुए हैं तो n थ्रेड्स होंगे, तो उसका तो टोटल एरिया हो जाएगा, वो होगा पाई डी इंटू बी इंटू एन। तो इस टोटल एरिया को जब हम इस स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस से, तो ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ हो गई, और ये शेयर स्ट्रेंथ लगने वाले लोड P के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेंथ आई, लोड अपॉन टोटल एरिया से डिवाइड किया, तो ये शेयर स्ट्रेंथ आ गई, शेयर स्ट्रेस आ गया। शेयर स्ट्रेस आया कैसे? लोड को हमने डिवाइड किया टोटल एरिया से जहाँ पर कि शेयर फोर्स लग रहा है। वो टोटल एरिया कितना है? पाई डी सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ, तो टोटल ये सिलेंड्रिकल एरिया हो गया एक रिंग का, एक थ्रेड का, और यदि नंबर ऑफ थ्रेड्स इसमें n है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल थ्रेड का जो एरिया है वो हो गया ये। नाउ वेयर d इज द मेजर डाया, d जो है मेजर डाया है, और n इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स है। नाउ चौथा जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा जब हम बोल्ट को कसते हैं, तो इनिशियल स्ट्रेस जो डेवलप होगा, कंप्रेशन या क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होता है ऑन थ्रेड्स। जो थ्रेड्स हैं एक दूसरे से मैश किए हुए हैं, तो जो थ्रेड्स एक दूसरे से मैश किए हुए हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या क्रशिंग फोर्स लगेगा। ये क्रशिंग फोर्स के कारण इसमें क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है? द कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी बिटवीन द थ्रेड्स, थ्रेड्स के बीच में, वो कितना होगा? तो ये है सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन पाई डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एन। अब देखिए यहाँ पर P तो टेंसाइल लोड है, या जो लोड लग रहा है उस पर बोल्ट के ऊपर जब हम उसको कस रहे हैं, तो कितना लोड से उसको कसा जा रहा है वो लोड है। अब यहाँ पर D जो है वो डायामीटर है, मेजर डायामीटर, मेजर डायामीटर ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का आउटसाइड डायामीटर, जो थ्रेड का आउटसाइड डायामीटर है वो है ये। और ये कोर डाया है, मतलब रूट में डाया, जो बोल्ट का रूट है, थ्रेड का जो रूट है, वहाँ पर मिनिमम डायामीटर जो है वो DC है। तो मैक्स मेजर डाया और माइनर डाया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 तो है आउटसाइड डायमीटर का एरिया, और इनसाइड डायमीटर का एरिया है पाई डी सी स्क्वायर बाई 4, ये कोर डायमीटर पर एरिया है। तो जो आउटसाइड वाले डायमीटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो एक रिंग का एरिया आ जाएगा जिस पर कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ये पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो आउटसाइड सर्कमफ्रेंस जो है उस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर का। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट एट द रूट या कोर डायमीटर पे। कोर डायमीटर पे जो एरिया है दैट इज पाई डी सी स्क्वायर बाई 4, ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एक रिंग का एरिया मिल गया। एक रिंग है जिसका आउटसाइड डायमीटर तो D है और इनसाइड डायमीटर DC है, तो एक रिंग हो गई जिस पर कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को
नंबर ऑफ थ्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसमें एक थ्रेड ये है, दूसरा थ्रेड ये है, फिर तीसरा थ्रेड, फिर चौथा थ्रेड, तो ऐसे नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं उनसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ये एरिया, एक रिंग का एरिया ये, दूसरा रिंग का एरिया ये, फिर तीसरी रिंग का एरिया, फिर चौथे रिंग का एरिया। तो सपोज n रिंग्स उसमें है, तो n रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी रिंग का एरिया जो है वो हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बाई 4 इंटू एन। ये तो पूरा टोटल रिंग का एरिया हो गया। इस टोटल रिंग के एरिया को यदि कंप्रेसिव स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लोड आता है। या लोड को इस टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें कितना डेवलप हो रहा है, कितना उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये कंप्रेसिव या क्रशिंग स्ट्रेस थ्रेड्स में जो है वो प्राप्त होता है लोड को यदि हम इस टोटल एरिया से, जो टोटल एरिया है जहाँ पर कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, उससे डिवाइड करते हैं। वेयर डी इज़ द मेजर डाया और डी सी इज़ द माइनर डाया या कोर डाया भी बोलते हैं इसे हम। एंड एन इज़ द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, जितने थ्रेड्स एक दूसरे से मैश कर रहे हैं, नट और बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे से जो मैश कर रहे हैं, तो वो कितने एक दूसरे से एंगेजमेंट में हैं, एक दूसरे से एंगेज कर रहे हैं, उन्हीं पे फोर्स लगेगा, उन्हीं पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो उन्हीं का एरिया हमने यहाँ पे लिया है। तो एन इज़ द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, कि कितनी चूड़ियाँ हैं उसमें जो कि एंगेज्ड हैं। अब पांचवा स्ट्रेस है इनिशियल स्ट्रेसेस में बेंडिंग स्ट्रेस, कि जब हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। इफ द सर्फेसेस अंडर द हेड और नट आर नॉट परफेक्टली पैरेलल टू द बोल्ट एक्सिस, मतलब यदि बेंडिंग स्ट्रेस इफ द सर्फेसेस अंडर द हेड, हेड के नीचे जो या नट के नीचे जो सरफेसेस हैं वो परफेक्टली एक दूसरे से पैरेलल नहीं है टू द बोल्ट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो वो बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? व्हेन द आउटसाइड सरफेसेस ऑफ द पार्ट्स, व्हेन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द पार्ट्स का आउटसाइड सरफेस जो है टू बी कनेक्टेड, जो कनेक्ट किया जाता है, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। When the outside surfaces of the parts to be connected are not parallel to each other, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, then the bolts will be subjected to bending action, तब उस बोल्ट में एक बेंडिंग एक्शन क्रिएट होगा। ये बेंडिंग एक्शन क्रिएट होता है द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शैंक ऑफ द बोल्ट, जिसके कारण कि उसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। इस बेंडिंग एक्शन के कारण उसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ बोल्ट के अंदर। द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द शैंक ऑफ द बोल्ट, तो जो बोल्ट का शैंक है उस बोल्ट के शैंक में एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो कितना होगा? दिस सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्स इंटू ई अपॉन 2l, एक्स इंटू ई अपॉन 2l के बराबर होगा। ये x क्या है? x इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द नट और हेड। ये जो x है वो डिस्टेंस है, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स के बीच में ऑफ नट या हेड या नट के लिए। और L इज द लेंथ ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट, बोल्ट जो है उसकी लेंथ, बोल्ट के शैंक की लेंथ वो है L, एंड E इज द यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ऑफ बोल्ट, बोल्ट का जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस E है। तो ये जब हमें x डिफरेंस मालूम है, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द नट ये मालूम है, और E मॉडुलस यंग्स मॉडुलस मटेरियल जो बोल्ट का मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस मालूम है, और उसके शैंक की लेंथ मालूम है कि उसकी बोल्ट के शैंक की लेंथ कितनी है, L मालूम है। तो हमें यहाँ पर ये इसका बेंडिंग स्ट्रेस उसमें कितना डेवलप हो रहा है ये नहीं है। नाउ इसमें रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS कुर्मी एंड GK गुप्ता। थैंक्स।